नमस्कारः, नमो नमः, वंदनम, अभिनंदनम। भारतीयता के भाव, भारतीय ज्ञान और भारत की परंपराओं से अन्वित डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। प्रभात की सुनहरी रश्मियां जब धरा को आलोकित करती हैं, तब यह न केवल दिन का आरंभ होता है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जागरण भी होता है। और इसी जागरण वेला को और भी मंगलमय करने के लिए आइए दिखाते हैं आपको आज का यह कार्यक्रम। अपने सुप्रभातम कार्यक्रम में हम आज आपको अवगत कराएंगे आज के पंचांग से, अर्थात तिथि, वार एवं नक्षत्र से। उसके बाद सुनाएंगे आपको एक सुमधुर सुभाषित, प्रस्तुत करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी एक रिपोर्ट, बात करेंगे योग व स्वास्थ्य की, और साथ ही सीखेंगे संस्कृत भाषा के कुछ नियम। तो आइए क्रमानुसार सर्वप्रथम देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग: युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बृहस्पतिवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय परंपराओं की प्राचीन धारा में निहित है वह अमूल्य संपदा जो युगों से मानवता को नैतिकता, सदाचार का संदेश देती आई है। भारत के ऋषियों मनीषियों ने जो स्वाध्याय किया, जो तप किया, इसका निचोड़ है हमारी परंपरा के ग्रंथ, जो प्राचीन होते हुए भी आज प्रासंगिक हैं। ऐसे ही प्रासंगिक ग्रंथों से लिया हुआ आइए देखते हैं आज का सुभाषित, साथ ही जान लेते हैं इसके अर्थ को हिंदी व अंग्रेजी भाषा में। अव्याहृतं व्याहृताश्रेयाहुः, सत्यं वदेद्व्याहृतं तद्वितीयम्, प्रियं वदेद्व्याहृतं तत्तृतीयम्, धर्म्यं वदेद्व्याहृतं तच्चतुर्थम्। बोलने से न बोलना अर्थात मौन रहना अच्छा कहा गया है। यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोला जाना चाहिए। इसी तरह सत्य और प्रिय बोलना तथा प्रिय बोलने के साथ साथ धर्म सम्मत या नैतिकता से पूर्ण वचन कहने को श्रेयस्कर कहा गया है। Silence, it is said, is better than speech. If speak you must, then it is better to say the truth. If truth is to be said, it is better to say what is agreeable. And if what is agreeable is to be said, then it is better to say what is consistent with morality. प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक हमारे समाज में नृत्य संगीत को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में हमें भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी आदि देखने को मिलते हैं। इन्हीं शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है कथकली, जिसे दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। अपने विशेष श्रृंगार और वेशभूषा के लिए कथकली को पहचाना जाता है। दुनिया भर में मशहूर कथकली की भव्यता ने केरल को खासी प्रसिद्धि दिलाई है। आइए देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में नृत्य विशेष पर आधारित यह रिपोर्ट। भारतीय नृत्य को प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी देखने को मिलते हैं। इन्हीं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कथकली, जिसे दक्षिण भारत में ही बेहद पसंद किया जाता है। कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक की शैली से संबंधित है। इसका विकास 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारतीय राज्य केरल में हुआ था। कथकली शब्द का शाब्दिक अर्थ है कथा नाटक है। कथकली शब्द दो मलयालम शब्दों कथा अर्थात अर्थ कहानी और कली
अर्थात अर्थ नाटक का एक संयोजन है। शास्त्रीय नृत्यों की तरह कथकली में हाथ के इशारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कथकली नृत्य 5 विशिष्ट पहलुओं का एक मिश्रण है। नाट्यम यानी चेहरे के भाव का प्रतीक है। नृत्यम ताल और शरीर के विभिन्न भागों के संचलन का प्रतीक है। नृत्यम हाथ के इशारों का प्रतीक है। गीत गीत यानी मुखर संगत का प्रतीक है। वाद्यम वाद्य यंत्र। कथकली भारत का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूप है और भारतीय रंगमंच के सबसे जटिल रूपों में से एक है। यह कला की एक कहानी नाटक शैली है और नर्तकियों के विस्तृत रंगीन मेकअप एवं वेशभूषा इसे अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों में से भिन्न बनाती है। भारत की सभी शास्त्रीय नृत्य कलाओं की तरह कथकली भी विचारों को व्यक्त करने के लिए संगीत, नृत्य और हाथ और चेहरे के हाव भाव को एक साथ जोड़ता है। यह नृत्य रूप आटकथा नामक नाटकों की प्रस्तुति है जिसमें मणिप्रवालम भाषा का उपयोग किया जाता है जो संस्कृत और मलयालम भाषा का मिश्रित रूप है। कथकली महाभारत, रामायण और पुराणों के प्राचीन ग्रंथों के धार्मिक विषयों पर आधारित है। यह आमतौर पर पुरुष नर्तकियों द्वारा ही किया जाता है। महिला पात्रों को चित्रित करने के लिए पुरुष स्वयं महिलाओं की पोशाक पहनते हैं। हालांकि हाल के दिनों में महिला कथकली नर्तक भी प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें भक्ति, नाटकीयता, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और श्रृंगार के समन्वय से दर्शकों के लिए एक दैवी अनुभव का सृजन होता है। यह अतीत की कहानियां सुनाती हैं, खासकर भारतीय महाकाव्यों की, और अपने प्रदर्शन की बारीकियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इसमें होठों का हर कंपन, आंखों की भंगिमाएं या उंगलियों की मदद से बनाई गई मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वेशभूषा यानी कॉस्ट्यूम भव्य, रंगीन और विविधतापूर्ण होते हैं और चेहरे पर अनेक तरह के रंग लगाए जाते हैं। वेशम या मेकअप 5 प्रकार के होते हैं: पच्चा, कत्ती, ताड़ी, करी और मिनुक्क। कथकली की भव्यता और शान कुछ इसकी सज्जा और श्रृंगार के कारण होती है, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है किरीटम, सिर के ऊपर की विशाल सज्जा, और कंचुकम, बड़े आकार का अंगवस्त्र, और एक लंबी लहंगा जिसे कुशन की मोटी गद्दी के ऊपर पहना जाता है। कलाकार अपने प्रदर्शन में पूरी तरह डूब जाते हैं। कथकली कलाकार मुद्रा के जरिए अपनी विचार अभिव्यंजना को व्यक्त करता है। इसके लिए कलाकार का एक सुव्यवस्थित संगीत भाषा का उपयोग करता है जो हाथ की मुद्राओं की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हस्तलक्षण दीपिका पर आधारित है। कथकली की उत्पत्ति कुटियाट्टम, कृष्णनाट्टम और कलिरिप्पयट्ट जैसे अन्य कला रूपों से मानी जाती है। केरल कला मंडलम को पारंपरिक रूप से कथकली के प्रशिक्षण के अग्रणी केंद्रों में गिना जाता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक हमारे समाज में नृत्य संगीत को विशेष महत्व दिया है। भारत के विविध शास्त्रीय नृत्यों की अनवरत शिष्य परंपराएं हमारी इस सांस्कृतिक विरासत की धारा को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित करती रहेंगी। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अपने भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में कथकली नृत्य विशेष के बारे में जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। पाचन प्रक्रिया में लीवर का विशेष महत्व होता है। लीवर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। कुछ ऐसे कारक हैं जो लीवर को प्रभावित कर सकते हैं और इससे कई समस्याएं होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। लीवर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्वस्थ शरीर के लिए जिगर का स्वस्थ होना आवश्यक है। जिगर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी हमारे स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका होती है। जिगर हमारे शरीर के लिए एक फूड फैक्ट्री के रूप में काम करता है। जिगर एक पाचन अंग है जो शरीर में सभी चय अपचय प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
शरीर के पाचन में सहायता करना, बाइल जूस का निर्माण करना, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना, संक्रमण से लड़ने में सहायता करना, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन और भंडारण, हार्मोन का निर्माण करना, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य जिगर द्वारा किए जाते हैं। कई कारक हैं जो जिगर को प्रभावित कर सकते हैं या जिगर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो कि जिगर की बीमारी को प्रमोट करते हैं। सबसे पहला तो है शराब पीने की वजह से, दूसरा है जिसको कि हम कहते हैं नैश और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या फैटी लिवर जिसे कहते हैं, वो है उसके कई कारण हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके अंदर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हमारा एबनॉर्मल लाइफस्टाइल, और उसके अंदर वो होल स्पेक्ट्रम जो है उसका लिवर डिजीज़ का है, जो कि फैटी लिवर, सिंपल फैट होना, वसा का ज़्यादा होना लिवर के अंदर, उससे एक स्टेप आगे जो है वो होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जब सेल्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं, और उससे भी और अगर आगे जाएँ तो सर्टेन परसेंटेज विल गो ऑन, और जिसके अंदर जो है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ भी डेवलप हो जाती है जो कि नैश रिलेटेड, और फाइनली कुछ मरीजों के अंदर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो जाता है। जिगर हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार है। अधिक मात्रा में वसायुक्त आहार का सेवन और शारीरिक श्रम न करना ये जिगर में वसा एकत्रित होने का कारण बन सकता है। इसका प्रमुख कारण है शराब का अत्यधिक सेवन, जिसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज कहते हैं, जबकि नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज का कारण जीवन शैली से संबंधित है। किसी बीमारी का प्रभाव होने पर जिगर सही रूप से कार्य नहीं कर पाता। जिगर ठीक से कार्य न करे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। ऐसे में व्यक्ति को कुछ लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। जिगर में खराबी होने पर पेट के ऊपरी भाग में दर्द और असहजता महसूस होना, भोजन के बाद पेट में भारीपन, पीलिया, पेशाब का रंग गहरा होना, भूख न लगना, थकान महसूस होना, आसानी से नील पड़ना, पैर और टखनों में सूजन, पेट में पानी भरना और खुजली होना, ये लक्षण जिगर रोग की ओर संकेत करते हैं। इसका कारण जानना और विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक है। एक्सेस अल्कोहल जो है वो हमेशा आपको लिवर की बीमारी की तरफ ले जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से कम 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी रूप में, और कुछ नहीं तो मिनिमम ब्रिस्क वॉकिंग ही हम कर सकते हैं। और खाने के अंदर एक वेल बैलेंस्ड फूड हमें लेना है, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो आम आदमी की कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। सो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम हाई कैलोरी या हाई फैट या हाई शुगरी फूड जो है वो हम खाएं। सो खाने में हम ध्यान रखें कि ये चीज़ों का अमाउंट मिनिमम हो। जिगर हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए जिगर को कैसे स्वस्थ रखा जाए ये समझने की आवश्यकता है। कुछ सावधानियां रखकर जिगर की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जिगर का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम कार्यक्रम में समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे
तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम में। कार्यक्रम में अब बात योग जो केवल शरीर की क्रियाओं तक सीमित नहीं अपितु आत्मा के भीतर शांति और संतुलन का संचार करता है। यह वह साधना है जो मन, बुद्धि और आत्मा को एक सूत्र में बांधती है और स्वास्थ्य का अमृत देती है। इस अमृत से तन, मन और चेतना को वह शक्ति मिलती है जिससे जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाता है। मन का प्रसन्न व स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं कुछ यौगिक क्रियाओं को जो प्रसन्न चित्त और मन को शांत करने में उपयोगी हो सकती हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुःखत्रय निवृत्ति स्वरूप आनंदवाप्तिश्च। जीवन का उद्देश्य ही है दुखों से निवृत्ति पाना। अगर हम दुख से बाहर आना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो हमें समझना होगा कि योग ही वो मार्ग है जो हैप्पीनेस यानी सुख के बाद हमको और आनंद, ब्लिसफुल स्टेट में पहुंचाता है। आज हम सीखेंगे दो ऐसे अभ्यास जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं और हमारे अंदर इंस्टेंटली हमारे हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करते हैं। हमारे 4 मुख्य हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, और इनका सिक्रीशन बहुत आसानी से नेचुरली बिना सप्लीमेंट के हम कर सकते हैं। तो पहला काम आपको दिन में 5 बार ये करना है जो हम आपको बता रहे हैं, अट्टाहास गति का अभ्यास। भारत योग का ये अट्टाहास आपके अंदर इंस्टेंटली हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करेगा और जीवन में आपके दुखों को दूर करेगा। याद रखना, बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। इसलिए दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसिए। कैसे? पेट को ढीला छोड़ दीजिए, सीने को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को फैला लीजिए। 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। क्या करना है आपको? ऐसा करेंगे और हाथों को वापस ले आएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। अब यहाँ आपकी जो जीवन चक्र है, वो चक्र है ना, सर्कुलर है, जो देंगे वही लौट कर आएगा। तो आपने हास दिया, इस हास को वापस आने दें, अपने ऊपर बरसने दें। थोड़ी देर रुके, धीरे से आंखें खोल दी। तनाव देंगे, स्ट्रेस देंगे, चिंता देंगे, एंग्जाइटी देंगे, दुख देंगे, तो वही लौट कर आएगा। हास देंगे, आनंद देंगे, खुशियां देंगे, तो वही लौट कर आएगी। तो दिन में 5 बार अगर आप अट्टाहास करते हैं तो आपका वजन तो कम होता है, आपकी कैलोरीज तो बर्न होती हैं, आपका चेहरा तो दमकता है, आपके बाल तो खूबसूरत होते हैं, आपके हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ तो बेटर होती है, लेकिन आपको मिलती है हैप्पीनेस क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करता है। दूसरा अभ्यास आपको लेना है गुंजन गति का। गुंजन गति के लिए भी ऐसे ही बैठेंगे, पहली 2 उंगलियों से अपने कानों के फ्लैप को बंद कर लेंगे और हमें भंवरे जैसी आवाज निकालनी है। आप कहेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम हुआ? नहीं, ये गति है, गुंजन गति। तो जब इतना कर लें उसके बाद आवाज निकालते निकालते मूवमेंट देना है गर्दन को अप एंड डाउन, ताकि आपके थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस भी बेहतर हो, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो और आप खुश भी रहें, स्वस्थ भी रहें। एक बार देखिए कैसे करना है। स्थिति में आए, जब पूरा एक्सेल हो जाए, कानों को खोल दिया, हाथों को वापस ले आए। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर स्थिति में रुके, धीरे धीरे से आंखों को खोल देंगे। इसको आप 5 बार तक रिपीट कर सकते हैं। दिन में 5 बार अट्टाहास कीजिए, 5 बार गुंजन गति का रिपीटेशन कीजिए। आप हैप्पी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा भोजन में विशेष रूप से षड रस को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। मीठे को कम्प्लीटली कट मत कीजिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ मीठा लीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, खुश रहें, आनंदित रहें। योग प्रभाग को देखने के बाद कार्यक्रम में समय हो चला है एक और छोटे ब्रेक का। आप देखते रहिए सुप्रभात। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम में। कार्यक्रम में अब समय हो चला है संस्कृत प्रभाग का। संस्कृत जो ज्ञान की अनंत परंपरा की संवाहिका है, जो अपनी मधुरता और गहनता से अपनी दिव्यता को अभिव्यक्त करती है। श्लोकों और मंत्रों में छिपा है वह दिव्य स्वर जो सदियों से हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाता है। संस्कृत के माध्यम से भारतीय संस्कृति का हर अंश, चाहे वह वेद हो या उपनिषद, अपनी अमरता से हमें आलोकित कराते हैं। अतः इसके उच्चारण का रखना होता है विशेष ध्यान। लेखनगत व उच्चारण के दोषों से बचने के लिए आइए सीखते हैं संस्कृत पाठशाला में आज का पाठ अपने सहयोगी नारायण दत्त मिश्र से। नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि संस्कृत पाठशाला में हम दैनिक जीवन में बोलने वाले शब्दों की अशुद्धताओं को जानकर, समझकर उनको शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण न करने से उनके अर्थ ही बदल जाते हैं। तो आइए आज कुछ ऐसे ही शब्दों के शुद्ध रूप और शुद्ध उच्चारण को हम सीखेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि उनके स्थान पर बोलने वाले शब्द किस तरह से बोलने वाले के भाव या अर्थ ही बदल सकते हैं। तो पहला शब्द है स्तोत्र और दूसरा शब्द है स्रोत। यहाँ स्तोत्र को सामान्य रूप से स्रोत बोलना अथवा लिखना अशुद्ध है, क्योंकि स्तोत्र और स्रोत ये दोनों ही शब्द अलग अलग अर्थों को बताते हैं। स्तोत्र, जैसा कि आप जानते हैं, शिव महिम्नः स्तोत्रम, कई स्तोत्र हैं जहाँ पर देवताओं की स्तुतियाँ हमें मिलती हैं, तो वो स्तुति परक वो स्तोत्र कहलाता है। और ठीक इसी तरीके से स्रोत वह होता है जिसे हम मूल कहते हैं, जो आधार होता है उसे हम कहते हैं स्रोत। तो स्रोत और स्तोत्र, जिस समय ये आप दोनों ही अर्थों को जानेंगे उस समय स्तोत्र का उच्चारण स्रोत नहीं करेंगे और स्रोत का उच्चारण स्तोत्र यह नहीं करेंगे। इसी प्रकार एक और शब्द है सहस्र, जिसे हम प्रायशः सहस्त्र बोलना और लिखना शुरू कर देते हैं और कई लोगों के मुख से हम सुनते भी हैं सहस्त्र, तो ऐसा लगता है कि यह अधिक संस्कृत है, बेहतर संस्कृत है, जबकि यह अशुद्ध है। सहस्र यह शब्द ही सर्वथा शुद्ध है। ठीक इसी तरीके से एक और शब्द है अंतर्धान। अंतर्धान नहीं कहना चाहिए बल्कि अंतर्ध्यान कहना चाहिए। और ठीक इसी तरीके से शब्द है फल। तो हम फल को जैसे हिंदी में फल कह दिया करते हैं, उसी तरीके से यदि हम फलम अस्ति ऐसा कहें तो संस्कृत में यह अशुद्ध उच्चारण होगा। तो हमें अशुद्ध उच्चारण नहीं करना है और हमें शुद्ध उच्चारण करना है। फलम फले फलानी ही कहना है, फलम फले फलानी ऐसा प्रयोग नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से एक और शब्द है उपरोक्त, जो कि गलत है, हमें कहना चाहिए उपर्युक्त। ऊपर शब्द है, ऊपरी वस्तुतः मूल शब्द है और उसके बाद हम एक प्रयोग करते हैं उक्त का। तो जब दोनों शब्द मिलेंगे, संधि होगी, तो शब्द बनेगा उपर्युक्त, न कि उपरोक्त। यदि ऊपर ऐसा शब्द हम मानते हैं तब भी हमें प्रयोग करना चाहिए उपरोक्त, लेकिन ऐसा नहीं करते। इसका मतलब साफ है कि हम संस्कृत के शब्द को ध्यान में रखकर ऐसा कर रहे हैं। तो उपर्युक्त कहना अधिक तर्कसंगत है। इस प्रकार आज सीखे हुए शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उच्चारण करने का स्वयं भी आप प्रयास कीजिए और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि भाषा हमारी अभिव्यक्ति की पहचान होती है। इसका शुद्ध उच्चारण और लेखन हम सभी का उत्तरदायित्व है। तावत पुनः मिलामः। नमो नमः। और सुप्रभातम में अपने विविध प्रभागों को देखने के बाद अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। मुझे तो सुप्रभातम कार्यक्रम की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अपने विविध प्रभागों में नए विषयों और कुछ नई जानकारियों के साथ पुनः होंगे आपके साथ उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। भवतु भवताम सुदिनम इदम।